हेलो दोस्तों, मैं डीसी सर नोटबुक में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये क्लास किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके ऐसे विद्यार्थी जो अपनी परीक्षा का अभी आरंभ कर रहे हैं, और उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो कम से कम कुछ समय तक अपनी तैयारी कर चुके हैं। उस दृष्टि से देखें तो एक आधार स्तंभ या एक भूमिका के रूप में एनसीईआरटी की पुस्तकों का अपना एक अलग योगदान है। इसी क्रम में आइए हम देखते हैं इतिहास की पुस्तकों में एनसीईआरटी का क्या रोल है, और उसका जो आरंभ हम करने वाले हैं आपके सामने वो है हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग क्या है वो समझते हैं। क्या देखिए, चैप्टर नंबर 1 क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये इतिहास में अपने आप में ये 4 शब्द पूरे इतिहास की बेसिक से लेकर के एडवांस तक की व्याख्या करने में सक्षम है। जैसे सामान्य समझ हम बनाते हैं, जैसा कि आपको लिखा है बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। अब देखिए, किसी चीज में क्या की कोई सीमा नहीं है, वो चाहे बेसिक पढ़ लीजिए और उसी को एडवांस में समझना है। फिर कब, क्या का मतलब है कारण, और कब का मतलब है समय, ड्यूरेशन, और कहाँ का मतलब है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, और कैसे, वाई एंड हाउ। इट मीन्स ये 4 शब्द अपने आप में इतिहास की व्याख्या करने में कम से कम इस चैप्टर के लिए पर्याप्त है। तो आइए हम देखते हैं कि चैप्टर की जो आगे की कहानी होगी वो किस रूप में जाएगी। देखिए, ये चैप्टर है, इसमें एक बेसिक परिचय के रूप में थोड़ा सा समझते हैं। क्या है कि किसी भी चैप्टर को आरंभ करने से पहले एक भूमिका या प्रस्तावना बड़ी जरूरी हो जाती है, खास करके ऐसे विद्यार्थी जो अपनी परीक्षा आरंभ से या एकदम बेसिक से शुरुआत से समझना चाहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि वर्तमान काल की जानकारी के स्रोत। अब 2 प्रश्न ऐसे हैं कि वर्तमान और कल, ये दोनों शब्द अपने आप में समझने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मान लीजिए कि एट टाइम आप यहाँ पे हैं, ये आप वर्तमान में हैं, तो वर्तमान का एक नियरेस्ट क्या होगा? नियरेस्ट कल होगा, मतलब जो आपसे जस्ट तुरंत बाद है। जैसे एट टाइम जो वर्तमान है वो कहाँ पे हैं? हम वर्तमान, हम यहाँ पे हैं। वर्तमान का पीछे के क्रम में जाएं तो सबसे नियरेस्ट भाग उसको हम, जैसे आज कोई घटना घटी है तो उसको पीछे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाते हैं? पूरे अतीत की अपनी एक कहानी है। तो अतीत का मतलब है कि वर्तमान से प्राचीन की तरफ, लेकिन वर्तमान और प्राचीन के बीच में कई सारी कड़ियां होती हैं। क्यों? क्योंकि अतीत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो कम से कम वर्तमान से जब हम पीछे जाते हैं तो उसमें एक पास्ट की तरफ सबसे पहला काल जहां खत्म होगा वो क्या होगा? आपका मध्यकाल के अंतिम समय, जहां से आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल का स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये तीनों काल के, इतिहास के तीनों कालों का मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल को थोड़ा सा और शॉर्ट में करके देखें तो समझने में 2 चीजें महत्वपूर्ण होंगी कि एक ऐसा जो वर्तमान है, और एक ऐसा ये मध्य है, और एक ऐसा ये प्राचीन है। तो आधुनिक काल के संदर्भ में हम अपने आप को कहाँ रखेंगे? मतलब जहां जिस काल से हम परिचित होते हैं ना, उससे नियरेस्ट आसपास हम चीजें जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की जो बातें होंगी वो आप ऑलमोस्ट जानते हो, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की पीछे की कहानी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं। मान लीजिए थोड़े बहुत लोग अकबर के बारे में थोड़ा जानते होंगे, उसके पीछे और कहानी जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में के और पहले जाएंगे तो महमूद गजनबी के आक्रमण से आप संबंधित होंगे। तो इसी तरीके से और पीछे की तरफ जाएं
तो जहाँ से प्राचीन इतिहास का आरंभ होगा, जहाँ से मानव इतिहास का आगाज होता है, वो आगाज के संदर्भ में ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। किसी भी वर्तमान को समझने के लिए एक कल्पना या एक प्रारूप चाहिए। तो अगर आज के समय में हम स्रोत को देखें, तो आज के समय में मतलब वर्तमान समय में हमारे पास जो स्रोत है वो क्या है? रेडियो, अखबार, व्यक्तियों से संवाद, इसके अलावा भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। इट मीन्स कि आपके पास सूचनाओं को जानने के इतने स्रोत हैं जिसके बारे में कम से कम ये नहीं सोचना है कि स्रोत कहाँ से जाने और कैसे जाने। लेकिन यही बात जब हम अतीत में जाते हैं, अतीत में जाने पे ना आपको रेडियो मिलेगा, ना आपको अखबार मिलेगा, और व्यक्ति से संवाद तो आपका अतीत से मिलता चल आ रहा है और आज भी। तो एक ही ऐसी चीज है जिसके बारे में हम आज से और अतीत के बारे में तुलना कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्रोत क्या है? तो स्रोत की दो चीजें होती हैं। देखिएगा, कुछ कंसेप्ट हम समझते हैं। स्रोत क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है अतीत की जानकारी के लिए जो भी प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं वो इतिहास में स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप किस माध्यम से या किसी जगह पर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि किस, चाहे वो गाड़ी से गए हों, चाहे वो पैदल गए हों, चाहे वो यात्रा करके गए हों, तो कोई ना कोई माध्यम होता है। ऐसे इतिहास जानने के जो माध्यम है वो हमारे माध्यम क्या है? स्रोत हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अतीत को कैसे जाना जा सकता है? अतीत को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, चूंकि हमारे पास स्रोत की सीमाएं हैं, ना तो हमारे पास कम से कम इस काल के लिए, इस काल का मतलब आरंभिक काल के मानव के लिए, जहां से मानव अपने जीवन की गाथा पृथ्वी पर शुरुआत करता है। इस क्रम में देखें तो ना तो हमारे पास साहित्य है, ना तो हमारे पास कोई लिखित साधन है। हमारे पास साधन क्या है? उस समय के जो पत्थर हैं, औजार हैं, या उनके खाने पीने की सामग्रियां हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लंबे वर्षों, करोड़ों वर्षों के बाद उन्होंने जो वस्तुएं छोड़ी हैं वो बड़ी मुश्किल से इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने एक लंबे प्रयास के बाद इसको खोजने में सफल रहे। तो ये खोज की प्रक्रिया कहां से आरंभ होगी, आइए हम देखते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अतीत को जानना है। क्या? अतीत को जानना है। तो अतीत को कैसे जाने? तो सबसे अच्छी तरीका होता है कि उनके खाने के, कपड़े और घरों के बारे में। ये आरंभिक मानव के जानने के सबसे सही तरीके होते हैं, उनमें से खाने, कपड़े और घरों के बारे में। फिर आगे जाते हैं तो अगर मान लीजिए कोई चीज खाने, कपड़े और तीनों के बारे में, सामान्यता ये एक विकास की एक अगली प्रक्रिया होती है। लेकिन व्यक्ति आरंभ से ही, ऐसा तो है नहीं कि कोई बने बनावटी कोई चीजें रही होंगी या कपड़े बने पहले से रहे होंगे। इस विकास की प्रक्रिया में उसका भी पहला चरण क्या होगा? जब मानव एक घुमंतु आदिवासी के रूप में या एक घुमंतु व्यक्ति के रूप में जंगलों में घूमता रहा होगा। तो इस प्रक्रिया में जो पहला चरण आगाज होगा वो क्या होगा? देखिए, शिकारियों, आखेटकों। शिकारी का मतलब होता है कि एक आदिम मानव जिसको खाने के लिए जंगलों में कोई कृत्रिम रूप से, मतलब मानव के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रकृति के सामने या उस आदिम मानव के सामने विकल्प क्या था? विकल्प ये था कि प्राकृतिक रूप से जंगलों में जो भी चीजें पाई जाती हैं उन्हीं से उनको अपने पेट भरने हैं और उसी से अपने जीवन की यात्रा को पूरा करना है। तो इस क्रम में देखिए, शिकारियों, आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार और संगीतकार, वैज्ञानिकों के जीवन। अब ये ऐसे तत्व हैं जो अपने आप में एक दिन में ये विकसित नहीं किए होंगे। तो विकास की जो पहली सीढ़ी होती है किसी भी मानव की, वो क्या होगी? सबसे पहली जो मानव की सीढ़ी होती है क्या होगी? खाद्य संग्राहक। और इसके पहले भी
क्या होगा? खाद्य संग्राहक। कैसे? घुमंतु रूप में। कैसे? घुमंतु प्रक्रिया में। तो देखिए, शिकारी आखेटक, आखेटक का मतलब शिकार करना, आखेटक का भी मतलब यही, क्योंकि ये लगा है। उसके बाद पशुपालक, आखेटक के अगली कड़ी में क्या होगा? पशुपालक, क्योंकि व्यक्ति आरंभ में जंगलों में घूम घूम करके चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी चीजों को इकट्ठा करता था। कोई ना तो रहने का स्थान था, ना तो उनके पास एक जगह रुकने की कोई व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि भोजन और जंगलों के जो संसाधन या सामग्री उपलब्ध थे, उन संसाधनों और सामग्रियों की कोई एक निश्चित जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि मानव के विकास की प्रक्रिया में ये एक क्रमबद्ध या चरणगत विकास की प्रक्रिया के साथ ही धीरे धीरे उनके जीवन के अंग बनते हैं। वो चाहे उनके शिकार के औजार रहे हों, चाहे उनके आखेट के तरीके रहे होंगे, चाहे उनके पशुपालन, पशुपालक का मतलब ऐसे कौन से पशु थे जिन्होंने उनको शिकार करने में, या आखेट मतलब कि पशुओं को पकड़ने में कौन से पशु ऐसे रहे होंगे जो उनकी सहायता किए होंगे। इस क्रम में सबसे पहला पशु जो होता है वो कुत्ता होता है। और क्यों? क्योंकि वो तेज तरीके से जानवरों को पीछा करके उस समूह को या शिकारियों को सहायता प्रदान कर सकता है। इसी प्रक्रिया में फिर अगली कड़ी है, ये एक चरण है, शिकारी, आखेटक, पशुपालक। ये अपने आप में वर्तमान में कुछ ना कुछ इनके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती, उन्हीं के माध्यम से इस अतीत का निर्माण करते हैं। अब एक चरण अपना क्या हुआ? शिकारी, आखेटक और पशुपालक। क्लियर है? आरंभ में मानव शिकारी संग्राहक के रूप में था। दूसरे चरण में वो थोड़ा सा, मतलब दूसरे चरण का मतलब जब वो जमीन पर कुछ ना कुछ कृषि का उत्पादन किया। और इसके पहले शिकार और कृषि के बीच की जो अवस्था होगी वो पशुपालन की अवस्था होगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि शासक, व्यापारी, ये सारी चीजें समय के साथ लंबे वर्षों के बाद ये इनके भाग के रूप में, व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन वर्तमान में हमारे पास जो जानने का तरीका होगा वो क्या होगा? पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और वैज्ञानिक। आई थिंक अतीत को जानने का जो स्रोत है, कम से कम एक व्यक्ति के कार्यों के, ये क्या है? ये व्यक्ति के, ये दोनों की दोनों लाइन किसके आधार पर? अब थोड़ा एडवांस समझिएगा। यहां पे एडवांस क्या है? व्यक्ति के कार्यों के प्रयोग के आधार पर अगर अतीत का मूल्यांकन करें तो आप इन सब से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय व्यक्ति की खुद की उपलब्धियां क्या थी। क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान संग्राहक के रूप में भी हो सकती है, पशुपालक के रूप में भी हो सकती है, कृषक के रूप में हो सकती है। वही व्यक्ति जब थोड़ी ताकत या संप्रभुता प्राप्त कर लेगा तो वो शासक के रूप में होगा। और वही व्यक्ति जब किसी भी वस्तु का, संसाधन का थोड़ा अतिरिक्त उत्पादन करके अपने व्यापार में वृद्धि कर लेगा तो वो क्या होगा? शासक की हैसियत में आ सकता है। और दूसरा कि एक शासक व्यवस्था को शिल्पकार की भी जरूरत होती है। और शिल्प का मतलब है कि कला में दक्षता प्राप्त करना, चाहे वो आपका मिट्टी के बर्तन बनाने के रहे होंगे, चाहे वो चलने वाले गाड़ियों के पहिए हों, ये सारे एक विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। और धीरे धीरे ये विकास की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ेंगे तो वो क्या होंगे? एक शिल्पकला, मतलब अपने क्षेत्र विशेष में वो कुशलता प्राप्त कर इस शिल्पकार की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से कोई कलाकार होगा, मान लीजिए आदिम मानव ने कोई पहला जो चित्र बनाया होगा, वो चित्र अचानक या शून्य में पैदा नहीं हुआ होगा। उस चित्र की अपनी एक वैचारिक प्रक्रिया रही होगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना सोचे कोई काम नहीं करता है। तो सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है? पहले आरंभ में अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में, दैवी शक्तियों के बारे में जो वो सोचा होगा, हो सकता है कि वो डर बस, भय बस या आवश्यकता बस, उससे जीवन से संबंधित जो जुड़ी बातें होंगी उनको ध्यान में रख करके ही वो अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में उस कला की चीज़ों के बारे में
वो सोचा होगा। और अमूमन ये बात ज़्यादा सही है कि इस तरीके की सोच उनकी ज़रूरतों के आधार पर ही रहा होगा। यही कारण है कि आरंभिक कलाकारों ने जो चित्रकारियाँ बनाई हैं उनमें से अधिकांश चित्र उनके जीविकोपार्जन या उनके पशुपालकों से या उनके पशुपालन से जुड़े हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से एक आप समझ बना चुके होंगे कि कैसे ये दो लाइनें पढ़ करके हम अतीत के बारे में थोड़ा गहराई से जा सकते हैं। तो आइए अगले चरण पे जाते हैं। जाने से पहले आप थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल लें कि ये क्या है, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु है, और ये क्या है, कार्यों की विशेषज्ञता के आधार पर उन व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया को अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब अगला चरण आता है कि सबसे पहले थी आपको पता चल गया कि अतीत के लोग कौन कौन थे जो अपने जीवन के बारे में या अपने द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं के बारे में कुछ सुराग छोड़े हैं। उसी क्रम में देखिए, अब अगला प्रश्न ये आता है कि ये सुराग कहाँ से मिले हैं, ये सुराग कहाँ से मिले हैं। देखिए, कहाँ से मतलब इसका मतलब है कि स्थान क्या है। ठीक है, स्थान क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब थोड़ा सोचिए कि कोई भी स्थान क्यों महत्वपूर्ण रहा होगा, कम से कम इस समय के लोगों के लिए। तो सीधी सी बात है, जीवन जीने के लिए कुछ खाने की वस्तुएं चाहिए और पेय के रूप में पानी उनके जीवन का आधार स्तंभ था। तो इस दोनों प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तो जो आरंभिक चरण में मानव ने अपने निवास के रूप में या अपने कर्मस्थल के रूप में, अपने जीवन के आधार के रूप में जो आरंभिक स्थलों का चुनाव किया, ऐसे स्थल नदी, घाटी, पहाड़ी हो सकते। तो उन्हीं में से देखिए, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी वो स्रोत है या कहाँ। देखिए, कहाँ का मतलब है कि भारत में किस स्थान पर। अगर देखिए, हम थोड़ा सा इस तरीके से आपको मैप बना दे, अभी मैप आपके सामने आ भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, नर्मदा वाला क्षेत्र होगा। नर्मदा और ताप्ती यहाँ पे आके मिलेंगी। तो क्या हुआ है, नर्मदा घाटी। तो क्या लिखा हुआ है, कुशल संग्राहक, मतलब संग्रह का मतलब है कि जंगल में प्राप्त सामग्री को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति जो पारंगत होते थे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था, कुशल संग्रह के रूप में क्या इकट्ठा करते थे। तो देखिए, जंगल में जो प्राकृतिक रूप से जड़े, फल, जंगलों से जो उत्पाद होते थे उसका या तो संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो मतलब प्रकृति रूप से जंगलों में जो भी वस्तुएं उनके पास स्वतः या स्वाभाविक रूप से उपलब्ध थी, उन्हीं को संग्रह करके, उन्हीं को ढूंढ करके अपने खाने का माध्यम बनाते थे। और साथ में जंगलों में जो प्राकृतिक रूप से पशु होते थे, उन पशुओं को शिकार करके भी मांस की चीजों को वो प्राप्त करते थे। ठीक है, तो पहला स्थल ऐसे था कि पहला क्या हुआ कि अगर हम बोले कि इस समय के लोग, अतीत के लोग के आरंभिक जो बसाव है वो कहाँ पे थे, तो पहला नाम हुआ नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी कहाँ है, आपके दिमाग में एक तस्वीर भी बननी चाहिए। तो मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं कि नर्मदा और ताप्ती, ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये नर्मदा। अब ये मैप के बारे में जो बेसिक से एकदम समझ रहे हैं तो वो थोड़ा सा समझ लें कि मैप को देखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। तो देखिए, मैप को हमेशा देखने का तरीका होता है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो इस प्रक्रिया में ये देखिए, अगर हम मैप थोड़ा सा छोटा बनाएं, देखिए थोड़ा सा मैप को छोटा बनाएं तो, क्योंकि ये मैप कई बार आपके सामने आने वाला है।
आई थिंक थोड़ी सी समझ इससे बन जाएगा। तो इसको हम वर्टिकली कर देते हैं। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। तो इस प्रक्रिया में नर्मदा और ताप्ती आपका कहाँ पड़ेगा, ये वाला एरिया है। ठीक है, इसी तरीके से अभी और नदी घाटी आएंगी तो इसके माध्यम से आप अपनी समझ बनाते चलिएगा। ठीक है, तो आगे दूसरे स्टेप पे हम बढ़ते हैं। देखिए मैप के माध्यम से क्या लिखा गया है कि अब मानचित्र में उन स्थलों को देखने से पहले थोड़ा मानचित्र के ऐसे लोकेशन को समझिए जिससे कि भारत की एक समझ आपके दिमाग में बन जाए। अगर हम इस चैप्टर के बारे में कोई स्थल बताएं तो उसके बारे में एक आप इमेज बना के रख पाएं। ये जरूरी है कि इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, बहुत सारी चीजें यहाँ एडवांस में समझ में आने वाली हैं और बहुत सारी चीजें बेसिक में भी समझ में वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि देखिए उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा। तो इसका मतलब है कि किसी भी देश की या महादेश की, देखिए अब उपमहाद्वीप क्या है कि आपको पता है कि पूरे पृथ्वी या आपका जो स्थल भाग है वो कई महाद्वीपों में बटा हुआ है। एक महाद्वीप के अंदर जब कुछ लक्षण उस क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो एक महाद्वीप के अंदर भी कई उपमहाद्वीप हो सकते हैं। जैसे जो मानचित्र आप देख रहे हैं ये क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप है। क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप है। तो भारतीय उपमहाद्वीप एशिया का एक भाग है और एशिया अपने आप में पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग होगा, दक्षिण एशिया का भाग होगा। ठीक है, क्या हो गया, एशिया महाद्वीप के एक भाग के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है, दक्षिण एशिया का भाग है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या बता। तो ये कैसा मानचित्र है, प्राकृतिक। कोई भी मानचित्र दो तरीके से हो सकते हैं, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। तो ये भौतिक मानचित्र का मतलब ये प्राकृतिक है। इस मानचित्र में जो सीमाओं का अंकन किया गया है वो पर्वत, पठार, नदियां, चोटी इत्यादि के माध्यम से जब किसी मैप का या भूभाग की सीमाओं का सीमांकन किया जाता है तो ऐसे मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए ये क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये आपके अगले वाले पेज में ये चीज आपको समझने के लिए जरूरी हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है, किरथर क्या है, श्रेणी है। सुलेमान क्या है, ये पर्वत श्रेणी है। फिर इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए नर्मदा सतपुड़ा, ये सतपुड़ा क्या है, ये एक पहाड़ या पर्वत का एरिया है। और ये क्या है, ताप्ती। क्लियर हुआ। अब देखिए बिंद पहाड़ी अभी आपके सामने आने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहां से कुछ साक्ष्य मिलेंगे जो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरीके से देखिए मैंने अभी बोला था नर्मदा घाटी में आरंभिक मानव निवास को अपना स्थान बनाया था। इसी तरीके से ये दोनों ही चैप्टर, इस चैप्टर में ये दोनों स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बिंद की पहाड़ी, नर्मदा की घाटी। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, किरथर होगा, ये दूसरा महत्वपूर्ण होगा, सुलेमान होगा ये भी। और इसी तरीके से एक है गारो की पहाड़ी। तो गारो की पहाड़ी कहाँ पड़ेगा, असम में। ठीक है, बिंद की पहाड़ी वर्तमान में कहाँ पड़ेगी, मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से नर्मदा, ताप्ती ये भी आपके कहाँ से, ये क्या है, अरब सागर। ये नदियां निकलते हुए कहाँ पे गिरेंगी, अरब सागर। नदियां जहां गिरती हैं उसको मुहाना कहते हैं और जहां से निकलती हैं उसको उद्गम कहते हैं। तो आई थिंक आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गई होगी कि जो हमें यूज करना है ये क्या है, आपका हिमालय पर्वत की 3 चोटियां हैं इस क्रम में, महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये हिमालय की चोटियां हैं, ये प्राकृतिक सीमाओं का सीमांकन करती हैं। इसी तरीके से और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये क्या है, पश्चिमी घाट है आपका। इसी तरीके से गोदावरी नदी, दक्कन, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा और ये आपका
क्या हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो ये सारे सीमांकन जो कर रहे हैं हम आपको, ये प्राकृतिक सीमा का या प्राकृतिक मानचित्र का उदाहरण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि नर्मदा घाटी आपने पढ़ लिया, फसल के प्रारंभिक सारे साक्ष्य थे। अब उसी प्रक्रिया में आदिम मानव के जो जानने के स्थान है, जगह है, वो कौन है, आपने अभी देखा। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का, उत्तर पश्चिम का मतलब है कि भारत का, देखिए, तो ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया क्या है, उत्तर पश्चिम। तो ये आपका क्या पड़ेगा, किरथर और सुलेमान। अभी मानचित्र में मैंने आपको दिखाया है। तो ये पहाड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए 8000 वर्ष पूर्व फसल उपजाना आरंभ किया मतलब मानव ने फसल भारतीय भूभाग में किन किन जगहों पर शुरुआत किया है, उन शुरुआती स्थलों में से एक स्थल है क्या, सुलेमान। ये वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ठीक है, वो फसल क्या थी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ उपजानों के प्रमाण इस पहाड़ी से प्राप्त होते हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं। पशुओं को पालतू बनाया, कहाँ पर, यहाँ पर। न केवल फसल उत्पादन के बारे में जानकारी देती है, बल्कि पशुओं को पालतू बनाने में भी यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि भारतीय इतिहास में या कोई भी जहां पर पशुपालन के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो इस तरीके से पहला जो पालतू पशु है वो क्या है, कुत्ता। जंगलों में से विभिन्न जानवरों में से पालतू बनाने की प्रक्रिया में पहला जानवर था कुत्ता। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इतने सारे जानवरों में कुत्ता ही क्यों। तो इसका एक जरूरत की या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में देखें तो कुत्ता तेजी से दौड़ने वाले में शामिल है, पहला। दूसरा कि ये वफादार है, वफादार होते हैं। और अगला कि ये मानव के जीवन को आसान बना सकते थे, क्यों, क्योंकि शिकार करने में कुत्तों की आवश्यकता पड़ती रही होगी। तो धीरे धीरे जब शिकार के करने की प्रक्रिया में मानव और कुत्तों का संपर्क हुआ होगा, क्योंकि कुत्तों को भी भोजन की जरूरत थी। तो उस शिकार एक ही है, वही मानव भी अपने लिए शिकार कर रहा है, कुत्ता भी वही शिकार करेगा। तो धीरे धीरे जब ये समझ में आया होगा कि क्यों ना अगर हम इसे पालतू बना लें तो बड़े आसानी से शिकार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस आवश्यकता की जरूरतों ने मानव को बाध्य किया कि इस प्रकार के जानवरों को या इस प्रकार के पशुओं को आप पालतू बनाएं, जो आपके भाग दौड़ में या आपके भोजन के संग्रह में सहायता कर सकते थे। इसी प्रक्रिया का पहला जो उदाहरण है वो कुत्ते को पालतू बनाने में आया। इसी प्रक्रिया में फिर अगला भेड़ बकरी, जंगलों में आसानी से ये चीजें उपलब्ध थी। और अगला चरण जो आएगा वो गाय और बैल का आएगा। गाय और बैल, यद्यपि इनमें से ये दूध प्लस मांस, इन दोनों के लिए भी इनके उपयोगी हो सकते थे। इसी तरीके से आपका बैल, यद्यपि बैल की जो कल्पना इस समय तक है वो मांस के रूप में या किसी वाहक के रूप में रहा होगा, ज्यादातर ये इनके खाने के रूप में रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला क्या आपने पढ़ा, नर्मदा, दूसरा सुलेमान किरथार, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पहाड़ी होगी जहां पे आदिम मानव के या प्रारंभिक मानव के साक्ष्य मिलेंगे, वो क्या है, गारो और विंध्य की पहाड़ी। अभी आपने इस चीज को मैप में भी देखा था। तो यहां से भी कृषि के विकास का आरंभिक प्रमाण मिलेगा। सबसे पहले चावल की खेती किस स्थान से मिली है, विंध्य के उत्तर में। विंध्य कहाँ पड़ेगा, वर्तमान मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया विंध्य पर्वत भी है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसा कि स्वाभाविक सी बात है कि इस समय का मानव अपने निवास स्थान को पहाड़ी, नदियों
जल स्रोतों के आसपास ही बनाता था। ठीक है, आइए आगे। तथ्य याद रखिएगा। सिंध और सहायक नदियां अब विकास की प्रक्रिया में आगे का चरण है। देखिए, जब धीरे धीरे आदिम मानव के जीवन में जंगलों से संग्रह और खाद्यान्न के कंदमूल वस्तुएं प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो अगला चरण आता है क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, अभी तो वो पूरे उपमहाद्वीप के उस पहाड़ी पर्वतों और जल स्रोतों के पास रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन पहाड़ियों जल स्रोतों से निकलकर वो अपेक्षाकृत उन उपजाऊ क्षेत्रों की तरफ अपने आप को मोड़ रहे हैं, जहां उनका जीवन पहले से अधिक अनुकूल हो सकता है। तो इस कड़ी में जो उनका अगला नाम आएगा वो क्या होगा? सिंध तथा सहायक नदियां। अब देखिए, सिंध और सहायक नदियां उन आरंभिक स्थानों में से हैं जहां से क्या लिखा गया है? 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। इसका मतलब है कि इस आरंभिक नगर के पहले भी यहाँ पर विकास की प्रक्रिया रही होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी नदी घाटी में नगर अचानक पैदा नहीं होते। नगर विकास की अपनी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? गांव से, या गांव के पहले भी अगर जाएं तो गर्तावास या आवास स्थल के रूप में एक आदिम मानव के उस जगह के चयन से प्रारंभ होता है। इस प्रक्रिया में देखें तो नगर, अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यहां देखें तो एक नगर का विकास की शर्तें क्या होती है? तो एक नगर के विकास की शर्तें हैं अतिरिक्त उत्पादन। क्या है? अतिरिक्त उत्पादन मतलब सरप्लस प्रोडक्शन। क्योंकि व्यक्ति एक जगह स्थिर कब होगा? जब वो दिन भर के खाने की वस्तुएं के लिए भटकना बंद कर दे। ये तभी होगा जब वो एक जगह स्थायी रूप से निवास करना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि अब उसके जो डेली एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने या संग्रह करने के लिए दिन भर पूरे वो अपना समय व्यतीत करता था, अब वो एक जगह पर पर्याप्त मात्रा में खाने की वस्तुएं, भोजन की वस्तुएं प्राप्त हो जाने से उनके जीवन में थोड़ी सी स्थिरता आई होगी। ये स्थिरता एक दिन में नहीं, लंबे वर्षों का परिणाम रही होगी। तो इस प्रक्रिया में आरंभिक स्तर पर जो नगर थे वो नगर कोई वर्तमान जैसे नगर नहीं थे। इनके नगर का मतलब है कि वो कच्ची ईंटों के इमारतों से बने रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी कोई तकनीकी नहीं थी कि आज जैसे नगरों का निर्माण कर सके। तो आरंभिक नगर आप अगर आज से ज़्यादा नहीं 10 से 15 साल पहले जाएंगे और आज भी गाँव में कई सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनसे आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस गीली मिट्टी के बने हुए हैं। इसी प्रक्रिया में देखें तो यहाँ नगर का मतलब क्या था कि जो मिट्टी से बने ईंट हैं वो किस रूप में है? सुखाई गई ईंट से बने हैं। तो आरंभिक नगर जो यहाँ पे प्राप्त होंगे कुछ इस तरीके से आपको कहाँ से प्रमाण मिलेंगे? 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले, मतलब विकास के पहले चरण में। आगे बढ़े तो गंगा घाटी और सहायक नदियां तथा समुद्र तट ये ऐसे स्थान हैं जहां से आरंभिक मानव के साक्ष्य कैसे कृषि के प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि गंगा घाटी अन्य घाटियों की तुलना में अधिक उपजाऊ, अधिक अनुकूल, अधिक समतल है। इस दृष्टि से यहाँ लोगों का रहना आसान हो जाता है। इसी तरीके से देखिए समुद्र तट क्षेत्र नगरों के विकास लगभग कितना 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब गंगा घाटी में अगर नगर के विकास की प्रक्रिया देखें तो कब होगा? 2500 ईसा पूर्व के आसपास। आगे अब विकास की प्रक्रिया कहाँ बढ़ गई है? मगध अपने आप में एक राज्य या शक्तिशाली प्रदेश था।
तो गंगा के दक्षिण में वर्तमान बिहार में, गंगा के दक्षिण में वर्तमान बिहार में मगध का प्राचीन विशाल राज्य था। जैसा कि आप जानते होंगे, या ये मगध वो स्थान है जो पहला राजवंश के केंद्र के रूप में, राजधानी के रूप में, बड़े बड़े राजा जो प्राचीन भारत में सबसे पहले किसी भूभाग को आधार बना करके अपने साम्राज्य का निर्माण करेंगे, वो स्थान है मगध, और वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? बिहार में। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सोचिए कि ये विकास की प्रक्रिया में जो अगला चरण है वो क्या है? यात्राओं का। तो यात्रा, चूंकि व्यक्ति अपने आरंभिक जीवन में जब भी उसे भूख लगती, भोजन की तलाश में जंगलों में एक जगह से दूसरे जगह पर वो यात्रा करता, मतलब इधर उधर आता जाता था। लेकिन जब विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा तो ये यात्रा के उद्देश्य केवल भोजन नहीं बल्कि और भी चीजें शामिल हो गई। इस यात्रा की प्रक्रिया में देखिए क्या हुआ? काम की तलाश। क्या है? काम की तलाश में। फिर कई बार होता है कि आरंभिक समय में या इस समय तक मानव के सामने कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती थी, क्योंकि आज की तुलना में वर्षा पहले बहुत ज्यादा होती थी। जंगलों में घने जंगल होते थे जिसको पार करना आसान काम नहीं था। भूकंप, आपदाएं, इन सब के बारे में कोई जागरूकता या कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में यदि एक क्षेत्र विशेष में कोई प्राकृतिक घटना होती थी तो उनके पास उससे बचने के उपाय कोई बहुत विकल्प उपलब्ध नहीं थे या ना के बराबर थे। इसलिए उस स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर उन्हें जाना ही पड़ता था। तो दूसरा क्या हो गया? प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे बाढ़, भूकंप। ठीक है। तो तीसरा, फिर सेना के द्वारा क्षेत्र की विजय के कारण। अब मान लीजिए कोई राजा किसी क्षेत्र विशेष में शक्तिशाली होकर के किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करता है तो वो भी एक यात्रा का कारण होता था। फिर इसी क्रम में अगला, व्यापारिक काफिले। अब सोचिए कि व्यापारिक काफिले का मतलब है कि इस समय तक जो व्यापार होते थे वो जरूरतों पर, अदला बदली पर आधारित थे। एक क्षेत्र में उत्पन्न वस्तुएं जहां अभाव की जगह होती थी, वो अतिरिक्त उत्पादन वाली वस्तुओं को व्यापारियों के द्वारा उस स्थान पर पहुंचा दिया जाता था, या जरूरत की चीजें आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे या बदल लेते थे। तो इस तरीके के व्यापार के काफिले पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। धार्मिक गुफाओं। देखिए, धार्मिक गुफाओं की यात्रा। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इस यात्रा में क्या उद्देश्य रहा होगा। कई बार व्यक्ति अपने, या धार्मिक व्यक्ति जो होता है, एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक धार्मिक व्यक्ति अपनी यात्रा के माध्यम से शिक्षाओं को एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाता रहता था। इसी प्रक्रिया में अगला नाम होगा नए स्थानों की खोज। कई बार व्यक्ति आज के जैसे प्राचीन काल में ना तो जानने का ना तो आवागमन के साधन थे, तो एक ऐसा स्थान जो सुदूर देश में हो तो उसके बारे में जानना, खोजना, इस प्रक्रिया में भी यात्रा का एक माध्यम होता था। इसी तरीके से अब देखिए इन सब का परिणाम क्या हुआ। अब देखिए थोड़ा सा इसी चीज को एक एडवांस के रूप में आपके सामने प्रश्न में रख दे रहा हूं ताकि आप सोच सकें कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों की यात्राएं लोगों के विचारों के जानने का स्रोत कैसे है, एक प्रश्न ये हो सकता है। फिर इसी तरीके से दूसरा कि प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे, उनका उद्देश्य क्या था, तब का भी जवाब यही होगा। और दूसरा कि भारत के मानचित्र में देखें पूरे उपमहाद्वीप में व्यक्ति को यात्रा करने में आने वाली चुनौतियां कौन कौन होती थी और वो यात्रा क्यों करते थे। तो ये तीनों एडवांस प्रश्नों का उत्तर आप इनसे
और जो मैंने मैप में आपको, ये जो मैंने मैप आपको बनाया, इसकी प्राकृतिक सीमाओं का सीमांकन कर लेंगे। इन दोनों के आंसर को मिला करके आप किसी भी एडवांस प्रश्न का उत्तर खुद भी दे सकते हैं। बस करना क्या है, तथ्यों की जो समझ मैंने आपको बताई उसके आधार पर थोड़ा तर्क को और लॉजिकल बनाना है। इसके माध्यम से इस प्रश्न को बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, वो चाहे पीसीएस के प्रश्न हो चाहे आईएएस के प्रश्न हो। क्यों? क्योंकि देखिए, पढ़ना और पढ़ने के बाद रिजल्ट ले आना दोनों अलग प्रोसेस है। लेकिन इस प्रक्रिया में, हमारी इस क्लास के ड्यूरेशन में आपको एक सूचना देता हूं कि ध्यान रहे कि अगर आप इस एनसीईआरटी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नोटबुक ऐप को डाउनलोड करिए या डिस्क्रिप्शन में आप वहां से लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, देर नहीं करिएगा, क्योंकि क्लास का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ एडवांस की चीजें साथ में कराते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि विकास की प्रक्रिया अचानक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब बेसिक स्तर पर आप एक बार इन सारी चीजों को समझेंगे और जो मैं उसका एडवांस का इनपुट साथ में करता रहा हूं, और ये दोनों चीजें आप दो तरीके से नोटबुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जुड़ सकते हैं। एक तो आप आंसर राइटिंग के माध्यम से, जैसे कि आपने कोई क्लास किया तो इसका एक अगला चरण होता है कि आंसर राइटिंग के माध्यम से अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि ये बेसिक है, लेकिन बेसिक से एडवांस की तरफ कैसे जाएं, तो दूसरे में आप उसको ज्वाइन करके अपने इस पढ़ाई को और गति दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट आपके आंसर राइटिंग होगा वो बेसिक स्तर पर होगा, तो डेली आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से टास्क दिया जाएगा। उसके बाद उस प्रश्न को एक्सपर्ट के द्वारा चेक करके आपको फीडबैक दे दिया जाएगा, ताकि आप इस क्लास के स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को जोड़ सकें। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक स्तर पर कम से कम इस 6 क्लास की एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट आप 30 से 35 प्रश्न अगर आप लिख लेते हैं, तो आई थिंक बेसिक से थोड़ा एडवांस स्तर पर भी आप सक्षम हो जाएंगे। 6 क्लास की बात कर रहा हूं, 7th 8 अभी इसके बाद होगा। आई एम प्रॉमिस कि 8 तक आते आते अगर इस जुड़ाव की प्रक्रिया कंटिन्यूअस रही, लगातार रही, तो आई थिंक आप काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बस चीजों को रिवीजन करना है, इन तथ्यों को या इन कंसेप्टों को आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। आइए अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण किस आधार पर? देखिए, सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत सारी क्या थी? बाधाएं थी। ये बाधाएं क्या थी? पर्वत, पहाड़, नदियां, समुद्र, जंगल इत्यादि। अब सोचिए, क्या एडवांस का प्रश्न इससे सॉल्व नहीं हो जाएगी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उपमहाद्वीप प्राचीन काल में यात्राओं में प्राकृतिक रूप से क्या क्या बाधाएं थी, स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक बाधाओं में देखिए, पर्वत, पहाड़, नदियां, समुद्र, जंगल, ये सारे क्या होंगे? प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करते हैं और सीमाओं के पार जाने में, एक दूसरे के आर पार जाने में ये बैरियर का काम भी करेंगे, रुकावट का भी काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक एडवांस लेवल और बता दें आपको कि जब भारत के मानचित्र में, याद रखिएगा, जब भारत के मानचित्र में इस तरीके से अगर हम मानचित्र बना दें, तो ये जो पर्वत है ना, ये बाधा ही नहीं है, बल्कि हमें एक प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये हमारा रक्षा प्रहरी है, हिमालय रक्षा प्रहरी है। क्यों? क्योंकि मध्य एशिया से ठंड, कड़ाके की ठंड की जो शीत लहरें आती हैं, इससे हमारा बचाव करता है। और बता दें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कि इस हिमालय ने हमें ना जाने कितने गंभीर आक्रमणों से अपने देश को बचाया है। क्योंकि मंगोल जैसे दुर्दांत शासक जो लगभग पूरे एशिया, मध्य एशिया पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन ये हिमालय उनको आने में एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ा होता था। यही कारण है कि हिमालय न केवल हमारी सुरक्षा करता है, बल्कि
एक सैनिक की भांति हमारी रक्षा प्रचीर का काम करता है। ये इसका एडवांस लेवल का पॉइंट था, क्योंकि प्राकृतिक सीमा है। आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में मतलब सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इन प्राकृतिक सीमाओं में कुछ छोटे छोटे दर्रे थे, मतलब पास, इंग्लिश में पास बोलते हैं। मतलब एक समुद्र या एक जैसे जिस तरीके से एक समुद्र को दूसरे समुद्र को जोड़ने के लिए बीच में एक चैनल होता था या जल डमरू मध्य होता है, उसी प्रकार के एक पर्वत और दूसरे पर्वत के बीच में पार करने के लिए कोई ना कोई दर्रा होता था। वो दर्रे ही इस प्राकृतिक सीमाओं के बीच आवागमन के माध्यम थे। इन्हीं से विचारों का आदान प्रदान होता था, इन्हीं से व्यापार वाणिज्य का, इन्हीं से आक्रमणों का। चाहे वो प्राचीन काल में देखें तो जितने भी आक्रमण हुए हैं इन्हीं दर्रों के क्रम में आए हैं। सारे वो आक्रमणकारी इन दर्रों के माध्यम से ही भारत में प्रवेश किए, क्योंकि बड़ी बड़ी चोटियां पर पार करना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं था, खास करके उत्तर भारत में। आगे देखें। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है क्या? उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा ने, अब ये थोड़ा सा समझने का पॉइंट है, अभी आप शायद सोच नहीं पा रहे होंगे कि सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे इस प्रकृति ने समृद्ध किया है। क्यों? क्योंकि पर्वत, पहाड़, नदियां और जंगल ये क्या है? प्राकृतिक की निर्धारण करते हैं, बट ये सांस्कृतिक परंपराओं को किस तरीके से समृद्ध करते हैं? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। भारत जहां उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में प्रायद्वीप, प्रायद्वीप के पूर्व में पूर्वी तट, प्रायद्वीप के पश्चिम में पश्चिमी तट, और समुद्र और दोनों पर्वत के बीच में समुद्र तट की स्थिति है। मतलब विविधता के क्रम में भारत में पर्वत भी हैं, नवीनतम पर्वत और प्राचीनतम पर्वत। इसी तरीके से उपजाऊ मैदान है तो द्वीप भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि अपने आप में इतनी विविधता व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक रूप से ये प्राकृतिक सीमा का काम करते हैं। जैसे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, अलग एक कटा हुआ क्षेत्र है, आज भी विकास की प्रक्रिया में उतना विकास नहीं हो पाया, लेकिन वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र भौगोलिक रूप से इतनी दूरी पर है क्योंकि विकास की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ी असहजता होती है, कम से कम अगर दिल्ली को राजधानी के रूप में देखें। इसी प्रक्रिया में देखें फिर अपने कुछ राज्य ऐसे हैं जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। ये राज्य कैसे हैं? इनको पहाड़ी राज्य कहा जाता है। यहाँ विकास उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी गर्मी के बीच में काफी अंतराल है। ये अंतराल कहाँ से पैदा हुआ? इस प्राकृतिक विविधता से, पर्वत, पठार, नदियों से। तो मतलब भारतीय लोगों को या भारत की संस्कृति को विभाजित करने में या समृद्ध करने में एक डिवाइड लाइन के रूप में इनका, जैसे कुम्हाऊ संस्कृति कैसी है? कुम्हाऊ एक पहाड़ी है, गढ़वाल भी एक सीमाओं के माध्यम से, ये कैसा क्षेत्र है? वो आपका क्या है? सीमांकित प्राकृतिक सीमाओं के माध्यम से। तो मतलब प्रकृति ने ना केवल आने जाने में लोगों को बैरियर का काम किया, बल्कि लोगों की संस्कृति को समृद्ध बनाने में भी काम किया हुआ। कई सारी ऐसी विशेषताएं, विशिष्टताएं, रीति रिवाज, परंपराएं जो पहाड़ों में अलग हैं, मैदानों में अलग हैं, वही समुद्र के तट पर अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सुदूर दूर, मतलब समुद्र से दूर, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जीने का या पहनावे का, खाने का वही तरीका नहीं होगा जो केरल में रहने वाले लोगों का होगा, क्योंकि केरल में रहने वाले लोगों का जीवन उस समुद्र तट की परिस्थितियों से प्रभावित होगा, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों का जीवन वहां के पहाड़ों की कड़ाके की ठंड से प्रभावित होगा। तो ऐसी प्राकृतिक डिवाइडेशन की वजह से उनके खाने, पीने, पहनने,
सोचने समझने सब पर प्रभाव पड़ता है। तो परिणाम क्या होता है, वो सांस्कृतिक विविधता अपने आप में प्राकृतिक विविधता की जननी के रूप में सामने आता है। आगे देखते हैं, लोग एक दूसरे के विचारों को अपनाते भी हैं। तो व्यापार वाणिज्य यात्रा के जो उद्देश्य थे, उन्हीं उद्देश्यों में से कई सारे उद्देश्यों को लेकर के एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता था। उस यात्रा की प्रक्रिया में बहुत सारे न केवल भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, बल्कि उसके साथ विचारों का भी आदान प्रदान होता है। चाहे वो धार्मिक विचार हो, चाहे वो आध्यात्मिक विचार हो, चाहे वो आपके कला संस्कृति से जुड़े बातें हों, चाहे वो शिल्पकला की बातें हों। तो इस प्रक्रिया में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे, और यही वो विचार है। एडवांस की लेवल की बात करें तो भारत अपने आप में एक भौगोलिक विविधताओं का देश है, लेकिन इस विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में एक दिन ऐसा आएगा कि जहां बड़े बड़े क्षेत्र और साम्राज्य पर एक संस्कृति, एक समुदाय का नियंत्रण होगा। और उस अभी तो इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में आगे क्या होगा, नियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से इस विचारों को फैलाया जाएगा आगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि प्राकृतिक सीमा ना केवल बैरियर है, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करने में भी सहायक है, विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक है। अगला स्टेप देखिए, दक्षिण एशिया। मैंने इसके बारे में पहले मानचित्र के माध्यम से एक परिचय आपके सामने रख दिया हूं। आगे देख लेते हैं कि एक एशिया, देखिए क्या हुआ, एशिया अपने आप में क्या है, एक महाद्वीप है। एशिया में कैसा, जैसे मान लीजिए कि आप ये एशिया का पोर्शन अगर मान लेंगे तो क्या होगा, ये दक्षिण, ये आपका उत्तर, और ये आपका क्या होगा, पूर्व, और ये पश्चिम। इस प्रक्रिया में देखें तो पूरा दक्षिण एशिया का जो मानचित्र होगा, भारत उसमें कहाँ है, दक्षिण एशिया वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में। ठीक है, तो ये देखिए क्या है कि दक्षिण एशिया का क्या मतलब है, एक महाद्वीप से छोटा है, किंतु विशालता बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। मतलब किसी भी क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहने के जो लक्षण होते हैं, वो सारे लक्षण भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लेकिन आगे इस उपमहाद्वीप में मतलब दक्षिण एशिया में जो देश हैं, डायरेक्टली देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रहे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 ऐसे देश हैं जो दक्षिण एशिया की सीमाओं में शामिल है। लेकिन एक मानचित्र के रूप में देखें तो केवल इतने देश से उस उपमहाद्वीप की सीमा का सीमांकन नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, पड़ोसी देशों का भी सीमांकन इसमें शामिल है। राजनीतिक रूप से तो यही देश हैं जो मैंने टिक किए हैं, लेकिन एक प्राकृतिक मानचित्र के रूप में जब बात करें तो इसमें अफगानिस्तान को भी दर्शाया जा सकता है, ईरान भी दर्शाया गया होता है, चीन भी होता है, म्यांमार में। बात समझिए कि अगर हम मैप मानचित्र बनाएं, जैसा कि देखिए जब हम मानचित्र बनाएंगे तो मानचित्र में क्या होगा, श्रीलंका को भी बनाना पड़ेगा। इधर आपका म्यांमार हो जाएगा, इधर आपका श्रीलंका हो जाएगा, फिर आपका इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर आपका चीन हो जाएगा, और इधर आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इसी वजह से जब एक सही मानचित्र मतलब मापदंड पर मानचित्र बनाते हैं तो उसमें निश्चित रूप से म्यांमार भी शो होगा, चाइना भी दिखेगा, ईरान के बारे में नहीं, ईरान अफगानिस्तान भी सीमा बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जस्ट बगल है। मानचित्र के रूप में देखें तो ईरान उस रूप में नहीं आएगा, लेकिन प्राकृतिक भूभाग के रूप में आप इसको भी शो कर सकते हैं। आगे देखिए, क्या देश का नाम, देखिए कभी भी जब किसी चीज के अपना एक नाम होता है ना, तो उसकी एक पहचान भी उस नाम के साथ होती है।
दुनिया में ना जाने कितने देश हैं, कितने भूभाग हैं, कितने क्षेत्र हैं, बट आप किसी को कैसे पहचानेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, उस भूभाग या क्षेत्र का कोई नाम होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, इंडिया शब्द मतलब इंडिया शब्द या भारत देश के नाम के बारे में देखते हैं। तो क्या है, देश को या तो आप क्या करते हैं कि भारत या इंडिया। अब देखिए, तो पहले हम इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्लियर है? अब सिंधु क्या है? एक नदी है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? हिंदोश, ठीक है, अथवा इंदोश। इस नदी के, किस नदी के? सिंधु नदी के। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? इंडिया। क्लियर हुआ? तो ध्यान रहे, सिंधु नदी से यह शब्द निकला हुआ है, लेकिन जो इंडिया शब्द है ये नदी के पूर्व स्थित भूमि के लिए प्रयोग किया गया है। सामान्य शब्द तो क्या सिंधु शब्द से निकला है, लेकिन जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए? इस नदी मतलब सिंधु नदी के पूर्व स्थित भूमि के लिए किया गया है। ध्यान रहे, इसी प्रकार से जो ये तो रहा एक तरीके से भूभाग पर आधार बना करके। अब एक नाम और जो होगा भारतीय विरासतों को ध्यान में रख करके भारत। अब देखिए, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, क्या? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। अब ध्यान रखिएगा, भारत शब्द का प्रयोग आरंभ में समूह के लिए किया गया है, ना कि भूभाग के लिए। लेकिन समय के साथ इस शब्द में परिवर्तन आता जाएगा। तो वास्तविक रूप में भारत शब्द एक समूह विशेष के लिए किया गया है। इस समूह का उल्लेख 3500 वर्ष पुरानी रचना मतलब भारत की प्राचीनतम संस्कृत साहित्य ऋग्वेद में इसका प्रयोग, बाद में इसी शब्द का प्रयोग देश के रूप में हुआ है। आप में से बताऊं कि एक क्षेत्र विशेष के लिए भारत शब्द का उल्लेख पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया है। अभी इस समूह के रूप में किया है, लेकिन एक प्रदेश के रूप में भारत शब्द का प्रयोग या इस शब्द का प्रयोग पहली बार पाणिनि ने अपनी पुस्तक किसमें किया है? अष्टाध्यायी में किया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अतीत को कैसे जाने। अभी तक आपने ऑलमोस्ट 3 चीजें, सबसे पहले कि किस तरीके से आरंभिक मानव के बारे में कौन कौन से तरीके थे, जैसे पशुपालन, आपका आखेट, कृषक, शिल्पकार इत्यादि के माध्यम से चीज़ों को आपने जाना। उसके अगली कड़ी में आपने समझा कि किन स्थानों पर वो रहते थे, जिनमें नर्मदा, आपका सुलेमान किरथर, गंगा घाटी, ठीक है, मगध का एरिया, ये सारे स्थान थे जिनके बारे में आपने देखा। अब इसी प्रक्रिया में जो अगला नाम आएगा वो क्या है कि ये सारी जानकारी हम तक वर्तमान में आज तक कैसे पहुंची। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से ये जानकारी अतीत की जो लोगों ने छोड़ा था वो हम तक कैसे पहुंची। देखिए, जैसे कि एक सूचना है नोटबुक आईएएस की तरफ से। देखिए, नोटबुक आईएएस सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए क्या टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है।
फिर उसी तरीके से यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के भी टेस्ट सीरीज हैं, जैसा कि आपको एनसीईआरटी की जो क्लास चल रही है इसके द्वारा आप न केवल बेसिक स्तर पर बल्कि पीसीएस और आईएएस के प्रश्नों को भी बड़े सहजता से, आसानी से न केवल अपने बेसिक को मजबूत कर सकते हैं बल्कि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके आप अपने एडवांस के प्रश्नों को, अपनी परीक्षा को गति भी दे सकते हैं। आगे देखिए, इसमें दैनिक मतलब डेली उत्तर राइटिंग भी आपके लिए उपलब्ध है और एमसीक्यू मतलब प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न भी उपलब्ध है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको उपलब्ध है। आप में से जो इसके इच्छुक हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए इस संपर्क पर आप कॉल कर सकते हैं अथवा नोटबुक ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।